लेबर पार्टी ने एक ऐतिहासिक विजय हासिल की। कीर स्टारमर वहां के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या मायने हैं सर इसके? कि क्या ब्रिटेन अब पहले जैसी महाशक्ति नहीं है? फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011। एक रोचक तथ्य भी बता दें आपको, 1935 से लगातार जो भी चुनाव ब्रिटेन में हुए हैं वो बृहस्पतिवार के ही दिन हुए हैं। साथियों नमस्कार, सामयिक प्रतिवार्ता सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। ब्रिटेन के संदर्भ में आज बात करेंगे। ब्रिटेन में वहां पे आम चुनाव संपन्न हुए हैं और लेबर पार्टी ने वहां की ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाने की पेशकश कर दी है। कीर स्टारमर वहां के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और जल्दी ही वे शपथ लेंगे। इस संदर्भ में, ब्रिटेन के चुनाव के संदर्भ में जितने भी पक्ष होंगे आपके एग्जाम से संबंधित या फिर आपकी समझ से संबंधित, हमारे साथ हमारे सर हैं श्री संतोष चौधरी सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर सबसे पहले यही बताइए कि लेबर पार्टी ने एक ऐतिहासिक विजय हासिल की है जी। 412 सीटें उन्होंने जीती हैं 650 सीटें में, और कीर स्टारमर वहां के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या मायने हैं सर इसके? मायने है कि एक बदलाव आ रहा है और बदलाव ऐसे ही होते रहे हैं, यद्यपि ज्यादा समय वहां कंजर्वेटिव पार्टी ने शासन किया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय लेबर पार्टी सत्ता में थी जी। और जो नए चुनाव अभी हुए उसी प्रक्रिया जो चल रही थी उसी सिलसिले में आगे बढ़ करके हैं। और नए वाले चुनाव एक नव पारित अधिनियम के आधार पर हुए हैं। यह अधिनियम था संसद को भंग करने एवं गठित करने हेतु अधिनियम 2022। इसमें जो प्रावधान थे, संसद को भंग करने का अधिकार अब ब्रिटेन की राजशाही को दे दिया गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर वो संसद को भंग कर सकते हैं और उन्हीं की सलाह पर नया संसद गठन होगा। और इसी अधिनियम के तहत 4 जुलाई 2024 को ब्रिटेन में नए चुनाव संपन्न हुए। और इन नए चुनाव में आप जानते हैं कि कौन जीता, जिसका वर्णन अभी आपने किया ही था। अब सवाल उठता है कि इसके पहले क्या था। इसके पहले एक और एक्ट था, फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011। उसके बेस पर चुनाव होते थे और एक फिक्स टर्म 5 साल की अवधि पर संसद स्वतः भंग होती थी और नए चुनाव होते थे। और इसके आधार पर 2015 में अंतिम चुनाव हुए थे। लेकिन इसी एक्ट में यह भी प्रावधान था कि विशेष परिस्थितियों में आप संसद को भंग करके नए चुनाव संपन्न करा सकते हैं। तो इसी विशेष प्रावधान का प्रयोग करके वहां पर 2 बार चुनाव हो गए। एक बार 8 जून 2017 को और दूसरी बार पुनः 12 दिसंबर 2019 को चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जाहिर सी बात है कंजर्वेटिव पार्टी को जीत मिली थी जी। और कंजर्वेटिव पार्टी के जो जीत के कारण क्या कहा जाए, वो तो इनकी हार के कारणों में ही निहित है। अब लेबर पार्टी की जीत क्यों हुई वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन थोड़ा सा परिणामों के बारे में हम लोग बात कर लें कि किस प्रकार के परिणाम आए। तो जो नए परिणाम आए उनके बारे में एक नजर हम लोग बात करते हैं। नए जो परिणाम आए, लेबर पार्टी को 411 सीट मिली, एक तरफा जिसको कहेंगे। ये 650 में से है जी। ये ना समझा जाए कि कितनी सीटों में से है कि 500 में से है। तो 650 सीटों की वहां संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स जी। वहां पर लेबर पार्टी ने 411 सीटें जीती और उनको 34% मत प्राप्त हुए। इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली और उनको 24% मत प्राप्त हुए। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 72 सीटें मिली और 12% मत प्राप्त हुए। और एसएनपी एक पार्टी है, स्कॉटलैंड की है, उनको 9 सीटें मिली और 2% मत प्राप्त हुई।
और इसी तरह से ग्रीन पार्टी को 4 सीटें मिली और उनको 7% वोट मिले, और रिफॉर्म पार्टी जिनको सीटें तो केवल 5 मिली, लेकिन वोट परसेंट उनका 14 था। अब आपने बता ही दिया कि चुनाव में जीत के बाद सर कियर स्टारमर वहां के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। एक रोचक तथ्य भी बता दें आपको ब्रिटेन का, कि कहीं किसी कानून में वहां नहीं लिखा है कि चुनाव वहां के बृहस्पतिवार को संपन्न होंगे, लेकिन 1935 से लगातार जो भी चुनाव ब्रिटेन में हुए हैं वो बृहस्पतिवार के ही दिन हुए हैं। वहाँ की परंपरा है, वहां की एक परंपरा है जिसका पालन 1935 से लगातार हुआ है, इसमें कोई व्यवधान नहीं आया। एक दिन में चुनाव होते हैं, बृहस्पतिवार को होते हैं। सर आपने रिफॉर्म पार्टी की बात की जी। तो रिफॉर्म पार्टी की जो मूलतः आइडियोलॉजी है वो कंजर्वेटिव पार्टी से मिलती जुलती है, और इन्होंने 14% वोट हासिल किया है और सीटें इनको 5 मिली है। अब ये राजनीतिक कारणों में आ जाएगा कि आखिर ये हुई क्यों। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट की जो प्रणाली है मतदान की, भारत में भी है और यही ब्रिटेन में भी। यहाँ बुटकटवा पार्टी या बुटकटवा उम्मीदवारों का बड़ा महत्व है जी। जीत उनकी होती है जो सबसे ज्यादा वोट पा जाएंगे, चाहे वो 100 उम्मीदवार खड़े हो जाएं जी, और कोई 8% वोट पा करके भी जीत सकता है। इसी तरह से केवल 34% वोट पा करके भी आज लेबर पार्टी ने 411 सीटें पा ली। लेकिन अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो उस समय 40% वोट पाने के बावजूद भी लेबर पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। यानी कंजर्वेटिव पार्टी का मुख्य कारण क्या है कि उसके वोट नहीं बढ़ते रहे। लगातार 4 चुनावों से जो जीत मिली है उसमें वोट उनके नहीं कटे और इनके वोट बढ़ गए। अब इस बार जो रिफॉर्म पार्टी की आपने बात की वो यही हुआ कि रिफॉर्म पार्टी ने 5 सीटें जरूर पाई, और इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो विचारधारा है वो कंजर्वेटिव पार्टी से मिलती जुलती है। तो कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत से विरोधी वोट रिफॉर्म पार्टी को मिल गए और वोट बढ़ गए और उनके वोट परसेंटेज कम हुए, जिसके कारण उनकी सीटें बहुत कम हुई। और ये किस तरह की जीत थी, जरा इस पर एक बात देखिए, किस तरह की ये जीत थी। ऐतिहासिक जीत है। हाँ, और ये किस तरह की हार थी। कंजर्वेटिव पार्टी की यह 1906 के बाद सबसे बड़ी हार थी। इसके पहले 1906 में 156 सीटें इनको मिली। और लेबर पार्टी की कितनी बड़ी जीत थी। टोनी ब्लेयर जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद ये सबसे बड़ी जीत है। और इतनी बड़ी जीत क्लीमेंट एटली और मार्गरेट थैचर को भी नहीं मिली थी, जो ऐतिहासिक तौर पर प्रतिष्ठित पीएम है वहां की। ये एक अच्छी बात ये है कि भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं अपनी यार्विकशायर की जो उनकी सीट है उससे वो जीत गए, यद्यपि 9 मंत्री हार गए वहां जी। अच्छा सर, ये तो राजनीतिक कारण की आप बात कर रहे हैं, कुछ अन्य प्रधान कारण जिनकी चर्चा जरूरी है सर, क्या रहे जिसकी वजह से लेबर पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला। देखिए, आर्थिक सुधारों और सरकार के स्थायित्व के नाम पर ये जो नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उन्होंने वोट मांगे थे, वोट मांगा था। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई, दिन प्रतिदिन की दुश्वारियां, महंगाई ये सब बढ़ रही थी, इसके आधार पर वोट मिले हैं और ये एक बड़ा कारण वहां का रहा है। अच्छा सर, कंजर्वेटिव पार्टी की जो अपनी आइडियोलॉजी है उसके बारे में तो खैर बात करेंगे, लेकिन क्या ये भी कारण हो सकते हैं कि वहाँ की जनता इनके कई निर्णयों से असंतुष्ट थी। जैसे इजराइल वाले मामले में वहाँ की जनता इनके खिलाफ थी बड़ी संख्या में, और यूक्रेन वाले क्राइसिस में भी क्या कहते हैं यहाँ वहाँ की जनता विचारधारा है जी। जैसे कि बहुत जाहिर सी बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी की जो विचारधारा है राइट सेंट्रिस्ट है। मैं इसी पर आ रहा था सर, इसी पर। और जो इनकी विचारधारा है वो लेफ्ट सेंट्रिस्ट है। तो जब भी कोई इस प्रकार की बात देखेंगे तो ये स्वतः उनके साथ जुड़ जाएगी, ये राष्ट्रवाद को प्रमुखता देंगे। तो ये अब पुराना अपना कंजर्वेटिव का मतलब ही है कि
कंजर्वेटिव जो है रूढ़िवादी है, हम्म। पुराने अपने गौरव से ये चिपके हुए रहेंगे। जी। ब्रिटेन ने जब वहां यहूदियों को अधिकार दिया था जी। इजराइल में, तो किसका पक्ष लिया था? इजराइल का लिया था, फिलिस्तीन का नहीं लिया था। तो वो पुराने निर्णय, पुराने गौरव, पुराने राष्ट्रवाद से ये चिपके रहेंगे। लेकिन जो लेबर पार्टी है वो अपने में बदलाव भी लाती है, चेंज लाती है, गरीब गुरबों के नजदीक अपने को बताती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो इनकी विचारधारा है वही ये सुनिश्चित करती है कि ये फिलिस्तीन के फेवर में थोड़ा झुके हुए मिलेंगे और ये थोड़ा इजराइल के फेवर में झुके हुए मिलेंगे। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फिलिस्तीन के पक्ष में कोई एक झुक जाए या पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में कोई एक झुक जाए, ऐसा नहीं होता। सर आगे ये देखना है कि भारत के पक्ष में लेबर पार्टी की क्या स्ट्रेटजीज रही हैं और कैसा इनका दृष्टिकोण रहा है। पार्टी 2019 में इसके जो अध्यक्ष थे लेबर पार्टी के, जेरेमी कॉर्बिन थे जी, और उनकी हार हुई। जब हार हुई तो ये आए जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कीयर स्टारमर, क्या नाम है, कीयर स्टारमर। तो ये आए तब तो इन्होंने अपनी बागडोर उसकी अपने हाथ में लिया और 24 में तो जेरेमी कॉर्बिन निष्कासित भी कर दिए गए लेबर पार्टी से। तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के साथ संबंधों का, क्योंकि जो जेरेमी कॉर्बिन थे वो बहुत कठोर थे इस मामले में। उन्होंने कश्मीर में आत्मनिर्णय का जो वो है उसका समर्थन किया था, आत्मनिर्णय के अधिकार का, और भी चीजें उन्होंने कहा था कि वहां भेजेंगे हम लोग अपना दल जो वहां पता लगाएगा। तो इस तरह से कई चीजें, कई बयान जो जेरेमी कॉर्बिन का था वो भारत विरोधी था। लेकिन जो ये नए प्रधानमंत्री स्टारमर हैं, इन्होंने अपने उसमें भी लिखा है कि हम नए सहयोग की ओर बढ़ेंगे, अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है भारत के साथ। और एक और बात बता दें आपको कि भारत ने भी भांप लिया था कि लेबर पार्टी की जीत होने वाली है, तो लेबर पार्टी के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया था। वहां के दूतावास में एक वहां के सांसद लेबर पार्टी के कहते हैं कि हम लोगों को निमंत्रण मिलने लगा है। अच्छा। हाँ, तो वो लोग निमंत्रण देने लगे, उनसे मेल जोल बढ़ाने लगे। तो ये प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू हो चुकी थी और इनके विचार भी जेरेमी कॉर्बिन की तरह नहीं है जी, और ये किसी भी बदलाव के प्रति प्रतिबद्ध, लचीले भी हैं। एक और बात कि अब भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। कहिए कैसे? सर? एक तो ये बदलाव के लिए सहमत हैं, दूसरी जो विपक्ष में पार्टी वहां बैठेगी वो ऑलरेडी भारत समर्थक है, कंजर्वेटिव। तो जब पूरी राजनीति आपके समर्थन में आ जाए तो आप तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब भारत के संदर्भ में इनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण, इनका सकारात्मक दृष्टिकोण है। कई बातें इन्होंने कही हैं, कश्मीर के मुद्दे को छोड़ने की बात कही है, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कही है, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक तो है ही हैं। तो वो विपक्ष में मान लीजिए रहेंगे, उनकी पार्टी विपक्ष में रहेगी, तो विपक्ष भी भारत समर्थक और जो सत्ता पक्ष है, आज भारत को कोई इग्नोर तो कर नहीं सकता। बिल्कुल, सत्ता पक्ष भी पहले से ही संकेत दे दिया है, भारत ने भी दिया और सत्ता पक्ष ने भी, लेबर पार्टी ने भी संकेत दिया कि हमारे भारत के साथ संबंध मधुर रहेंगे। इसलिए भारत के लिए बहुत अच्छा समय ब्रिटेन के साथ सहयोग का होने वाला है। अच्छा सर, ये जो ऐतिहासिक विजय हुई है लेबर पार्टी की, अगर इसको आइडियोलॉजिकली थोड़ा देखा जाए तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की विजय के बाद यूरोप के समीकरण कैसे रहेंगे? क्या उम्मीद है कि यूरोप में क्या कोई बदलाव हो सकता है? खासकर अगर हम नेशनल इंटरेस्ट के संदर्भ में देखें, जैसे ब्रिटेन का जो नेशनल इंटरेस्ट जिन जिन देशों के साथ है, साझा है, क्या बदलाव हो सकते हैं? बदलाव हो सकता है कि देखिए, जब कंजर्वेटिव पार्टी थी तो उसने अपने घोषणा पत्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही थी। जी जी। लेकिन इनके घोषणा पत्र में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि यूरोप की तरफ इनका रुझान रहेगा। लेकिन एक और, जैसे भारत के भी संदर्भ में भी है, यूरोप के भी संदर्भ में है, कंजर्वेटिव पार्टी ने आव्रजन जो नीति है उसको कठोर करने के लिए पहले नंबर पर अपने घोषणा पत्र में रखा था।
अच्छा। और इनके घोषणा पत्र में ये 5वें नंबर पर है। तो इसका मतलब है कि आव्रजन को सरल बनाया जाएगा, तो ये भारत के लिए भी ठीक है। क्योंकि बहुत लोग माइग्रेट करते हैं हाँ, भारत हम से। लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई जी। पढ़ने के लिए हाँ स्टूडेंट्स हाँ। वगैरह के लिए वीजा वगैरह सरल नियम बने, हम्म। तो ये इनकी पॉलिसी उतनी कठोर होने की नहीं है, जी बिल्कुल। तो ये हमारे लिए भी ठीक है। और यूरोप के संदर्भ में भी इनकी नीतियां कुछ इस प्रकार से रहेंगी, यानी एक खुली नीति जिसको कहते हैं वो संभवतः लेबर पार्टी की रहेगी, सर कंजर्वेटिव की तुलना में ज्यादा। सर आपने इंडो पैसिफिक रीजन की बात की, और इंडो पैसिफिक रीजन आज बहुत चर्चा में है पिछले कुछ सालों में। जी। खासकर वहाँ पे क्वाड नामक एक संगठन की स्थापना की गई है, हाँ, जिसमें बिल्कुल। अमेरिका, जापान, भारत और हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। मालाबार एक्सरसाइज भी होती है इनके साथ में। जी। तो क्वाड का जो पूरा समीकरण है सर, उसमें इन्होंने, लेबर पार्टी ने एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड वहाँ पे इसमें लिया है। हाँ। इसके क्या संकेत हैं, इससे क्या पता नहीं, चलता है? देखिए, जब सत्ता में आप नहीं है तो कुछ भी कहें, जी। लेकिन सत्ता में आने के बाद अब ये कोई कहे कि ब्रिटेन के संबंध अमेरिका से खराब हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जी। सत्ता में आने के बाद चीजें बदलती हैं, और उसी तरह मेरा ये मानना है, बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता में आने के बाद लेबर पार्टी में बदलाव होगा। और इन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि हम ब्रिटेन की आर्थिक सुधारों पर ध्यान देंगे और इस संदर्भ में जो कुछ भी बदलाव करना होगा हम करेंगे। तो इस लिहाज से ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हाँ, प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं जरूर थोड़ी कम हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। कम ज्यादा हो सकती है। प्रायोरिटीज यूरोप की तरफ थोड़ा जा सकता है, ये हमने अभी बताया था आपको। आगे के सर कुछ सवाल हैं जिसका आपने जिक्र कर ही दिया है। इसराइल पैलेस्तीन से एक प्रश्न था कि इनका क्या स्टैंड हो सकता है। रसिया यूक्रेन के संदर्भ में चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी का बहुत एग्रेसिव स्टैंड था, आप याद करिए जब रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, ड्यूरिंग द वार ऋषि सुनक हैड विजिटेड टू यूक्रेन। ये एक बहुत लैंडमार्क उनका मामला था ये। तो क्या ऐसे एग्रेशन की उम्मीद है क्या इनसे, लेबर पार्टी से? नहीं है, एग्रेशन की उम्मीद नहीं है। देखिए, अमेरिका में भी उम्मीद ये है कि जो बिडेन अगर उम्मीदवार रहते हैं, नहीं रहते हैं एक अलग बात है, अगर वो चुनाव हारते हैं, दूसरी पार्टी आती है वहां पर, या ट्रंप आते हैं, तो भी संबंध रसिया यूक्रेन को ठीक करने में उनका ध्यान केंद्रित होगा, और यहाँ भी ऐसा होगा, और ये पूरे वैश्विक संदर्भ में बहुत अच्छी बात होगी। अब रसिया यूक्रेन क्राइसिस का जो एक बहुत बड़ा प्रभाव हर देश पर पड़ा है, हर देश खासकर यूरोप पे सबसे ज्यादा। बिल्कुल, उसके समाधान की दिशा में पूरा विश्व थोड़ा आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेबर पार्टी के चुनाव के बाद ये उम्मीद की जा सकती है। सर कोई और एडिशनल टिप्पणी जो आप जोड़ना चाहें? नहीं, कोई खास एडिशनल तो नहीं, बस यही कहना है कि जैसे जो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो नए बनने जा रहे हैं, कीर स्टारमर, तो इनकी मां नर्स थी और पिता इनके कारखाने में मजदूर, और पढ़ने के बाद वकालत इन्होंने किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद ये यहाँ तक आए। तो इनकी जो पृष्ठभूमि है वो काफी नीचे लेवल से ऊपर तक गई है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक, गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफर तय किया है। तो इनकी जो नीतियां होंगी, जो पॉलिसीज होंगी, ब्रिटेन के भी संदर्भ में और पूरे विश्व के भी संदर्भ में, इनका जो विजन होगा बहुत साफ होगा, और निश्चित रूप से गरीब समर्थक होगा, ऐसी उम्मीद, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। और ये भारत के साथ, भारत के लिए भी, संपूर्ण विश्व के लिए जरूर सुखदायी होगा। सर एक सवाल, अंतिम एक सवाल है सर, कि लंबे समय बाद ब्रिटेन में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है 1930 की मंदी वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा था पूरी दुनिया में, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका सबसे ज़्यादा, चूँकि डेवलप कंट्रीज थी तो सबसे ज़्यादा उन पर प्रभाव भी पड़ा। लेकिन 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चुनाव में चर्चा हुई है तो महंगाई की, ब्रिटेन के संदर्भ में तो इस चुनाव में हुई है। इससे क्या माना जाना चाहिए कि क्या ब्रिटेन अब पहले जैसी महाशक्ति नहीं है? क्या ब्रिटेन अपने सारे संसाधन खो रहा है? क्या वो विकेंद्रित नहीं कर पा रहा है आम लोगों पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये चुनाव में मुद्दा यही था कि आम लोगों की कीमत पर बड़े व्यवसायियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। Exactly. ये मुद्दा भारत में भी था, भारत में भी था, बिल्कुल, और यही मुद्दा ब्रिटेन में भी था।
तो ये मुद्दा सभी जगह रहा है। कुछ टॉप मोस्ट लोगों के पास जो धन का संकेंद्रण है, वो ब्रिटेन भी उसी अवस्था से गुजर रहा है, तो हम लोगों को ज्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रतिवार्ता सीरीज में हमने आज ब्रिटिश इलेक्शन की बात की और उसके लगभग सभी पहलुओं को कवर किया। इसी तरह के टॉपिक और भी आपके समक्ष हम लेके आते रहेंगे। नमस्कार।